आगे बढ़ते हैं शो में कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं एक एएमसी के मैनेजमेंट से, और हम ग्रो म्यूचुअल फंड से बात करने वाले हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म। और ऐसे में ग्रो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म में, तो हमने देखा है कि एक साल में करीब अपने यूज़र्स दोगुने हो गए हैं इनके, जो अब 1 करोड़ 25 लाख तक पहुँच गए हैं। और अगर हम ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो मल्टी कैप फंड जो है वो लॉन्च किया है। 26 नवंबर से ये खुला है एनएफओ, 10 दिसंबर तक ये चलेगा। और आखिर ग्रो मल्टी कैप फंड के एनएफओ की खासियत क्या है, इस फंड की खासियत क्या है, इसमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए, किस तरह का स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है। हमारे साथ ग्रो एसेट मैनेजमेंट के इक्विटी हेड अनुपम तिवारी जुड़ गए हैं। अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और एनएफओ लेकर आए हैं, 10 दिसंबर को एनएफओ बंद हो रहा है। अब ऐसे में हम क्योंकि मल्टी कैप फंड की बात कर रहे हैं, अक्रॉस मार्केट कैप्स आपको एक्सपोजर मिल पाएगा। किस तरह से आप जो ग्रोथ के मौके हैं, विकास के मौके हैं भारत में, उसको इस फंड के जरिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस मार्केट कैप्स? जी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। अब देखिए, हमें ऐसा लगता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए, निवेशक के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें हम एक ही प्रोडक्ट में आपको मार्केट के तीनों सेगमेंट्स, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में एक मिनिमम एश्योर्ड एलोकेशन करके देते हैं। मतलब उस पोर्टफोलियो में 25% इन ईच कैटेगरी मिनिमम एलोकेशन हमेशा रहेगा। तो इससे एक डिसिप्लिन होता है इन्वेस्टिंग में। और हमें ये लगता है कि अगले 8 से 10 सालों में इंडिया के मार्केट में इन सारी कैटेगरीज में, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में पैसा बनाने की, अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होगी। और जैसे आप देखें, अगर आपसे 8-10 साल पहले जो हमारे हॉस्पिटल सेगमेंट है या डायग्नोस्टिक सेगमेंट है, ये मार्केट में कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं होता था, बहुत ही कम कंपनियां लिस्टेड थी और छोटे मार्केट कैप होते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, इन सबके मार्केट कैप बढ़े क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, अच्छी हुई है, ग्रोथ अच्छी हुई है। तो वैसे ही आगे जाके और कई ऐसे सेगमेंट आएंगे और ज्यादातर उनमें से सेगमेंट मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आएंगे। हमने ये भी देखा है पिछले 15-20 सालों में कि एलोकेशन मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती है इन्वेस्टर्स से। तो वो लोग कुछ सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा एलोकेट हो जाता है, कुछ सेगमेंट में कम एलोकेट हो पाता है, और उसमें जनरली मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा नेग्लेक्टेड स्पेस रहा है। प्लस अगर आप एक ही पोर्टफोलियो में सब रखते हैं तो टैक्सेशन इम्पैक्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए हमें लगता है कि मल्टी कैप कैटेगरी इज अ वेरी वेरी गुड कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स। अनुपम, क्योंकि हम यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन पर भी फोकस कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाने की कोशिश की जा रही है इस फंड के ज़रिए, कैसे क्वालिटी और ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, अगर ये कोई फ़िलॉसफी है जिसको अपनाया जा रहा है फ़ंड में, तो उसे आप कैसे समझाएंगे आसान भाषा में? क्योंकि काफ़ी हद तक जो स्टॉक सिलेक्शन है उसमें आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे क्वालिटी और ग्रोथ को, तो ये कैसे होगा इस फंड में? हमने अपने आप से पूछा कि इक्विटी जब हम खरीदते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कि किसी भी आप किसी कंपनी के इक्विटी या उसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आप कर रहे हैं कंपाउंडिंग के लिए। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपके पैसे बनते रहें और वो जो आपका प्रिंसिपल है वो बढ़ता जा रहा है, उसी के ऊपर आपको रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता जा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कंपाउंडिंग है वो एक अच्छे रेट पे हो, इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, हायर रेट पे हो और लंबे समय के लिए हो। इसी के लिए हम इक्विटी सेलेक्ट करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट क्लास या एज अ एसेट क्लास। तो ज्यादा कंपाउंडिंग और लंबी कंपाउंडिंग के लिए जो हम हमारे विचार से तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें से पहला है ग्रोथ, कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं वो कंपनी ग्रो करनी चाहिए। ग्रोथ से आपको हायर कंपाउंडिंग मिलती है। तो ग्रोथ को असेस करने के लिए हम दो फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले कि वो बिजनेस मॉडल स्केलेबल है कि नहीं है, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है या जो प्रमोटर्स हैं उनमें कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है कि नहीं, वो उस ग्रोथ को कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतनी उसके हिसाब से कैपिटल एलोकेशन डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं। तो ये दो चीजें हम चेक करते हैं क्योंकि इससे हमको कंपाउंडिंग हायर होने में मदद मिलती है। दूसरी चीज हमको चाहिए कि लॉन्गर कंपाउंडिंग, लंबे समय तक कंपाउंडिंग होती रहे। उससे वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कंपनीज के। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि कंपनी में वो क्वालिटी है कि नहीं है।
दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्गर कंपाउंडिंग के लिए। सबसे पहला मैनेजमेंट या प्रमोटर्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरा उनकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ या क्वालिटी, अर्निंग्स की क्वालिटी, जो हम आरओई से देखते हैं। आरओई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आरओई होता है। तो इसके लिए हम क्वालिटी और ग्रोथ। फिर तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर बिजनेस कंपाउंड कर रहा है तो साथ ही साथ उसका स्टॉक प्राइस भी कंपाउंड होना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में भी कंपाउंडिंग होनी चाहिए। और उसके लिए हम देखते हैं वैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप अच्छे वैल्यूएशन पे एंटर नहीं करेंगे स्टॉक को तो फिर आपका बिजनेस बिल्कुल कंपाउंड होता रहेगा शायद, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ साथ अनुपम, क्योंकि हम एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्स देखेंगे। लार्ज कैप स्टेबिलिटी, जैसे कि आप समझा भी रहे थे, मिड कैप ग्रोथ, और स्मॉल कैप में पोटेंशियल होता है आपके रिटर्न्स को इजाफा देने के लिए। तो ओवरऑल किस तरह से 25-25-25% का जो एलोकेशन है, इसका फ़ायदा आप रिटर्न्स पे अल्टीमेटली होता हुआ देखेंगे? देखिए हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो एक एनएसई 500 इंडेक्स है जिसमें लार्ज कैप का 50% वेट है, मिड एंड स्मॉल कैप का 25-25% वेट है, उसने निफ्टी से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इंक्रीज नहीं होता है, तो जो रिटर्न एक्स्ट्रा है वो उसको कंपनसेट कर देता है। और आगे भी हमको ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन से, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि लार्ज कैप के लाने से इसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, ड्रॉडाउन्स कम होते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो 2018-19 में, 2017 में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 2018-19 में स्मॉल एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। तो उसके कारण काफी ज्यादा ड्रॉडाउन हुए थे। स्मॉल कैप इंडेक्स 30-35% से ज्यादा गिर गया था 2 साल मिला के। लेकिन उसके बाद लोगों ने स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया था, काफी सालों तक नहीं किया। फिर पोस्ट कोविड काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए। तो आप उसमें अगर लार्ज कैप को भी ला देते हैं साथ में मिड एंड स्मॉल कैप के, तो वोलेटिलिटी आपकी कम हो जाती है, थोड़ा ड्रॉडाउन कम होते हैं, साइकोलॉजिकल नेगेटिव इंपैक्ट कम पड़ता है जो ड्रॉडाउन्स का होता है। और दूसरा ये कि टैक्सेशन इंपैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि आप अगर इंडिविजुअल फंड्स लेते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और फिर उनको आप रीबैलेंस करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको एक टैक्सेशन इंपैक्ट हो सकता है जो एक ही सिंगल प्रोडक्ट में आपका खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अनुपम, ये भी बताइएगा, अब जो बाकी बचा 25% है, उसकी एलोकेशन कहाँ होगी और कैसे फंड की परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए हिस्टोरिकली तो सबसे पहले लोकेशन पे बात करते हैं कि जो हम रिमेनिंग 25% है बचा हुआ है, जो हमको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के बाद बचेगा, वो हम कैसे करेंगे। तो हमें ये लगता है कि जो हमारा बेस केस होगा, मतलब जो नॉर्मली सिचुएशन होगी, वो थोड़ा इवन आउट एलोकेशन होगा। तो तीनों सेगमेंट में लगभग 30 से 35% के बीच में मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे जैसे हमको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वैल्यूएशन का कंफर्ट होगा, हम थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप शायद अगले 5-7 सालों में हमारे लोकेशन, एवरेज लोकेशन मेजर करेंगे, तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हम उसके लिए सही अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अब एक ये एलोकेशन पे हो गया। दूसरा, परफॉर्मेंस के लिए मुझे ये लगता है कि ये प्रोडक्ट कम से कम मिनिमम 5 साल का प्रोडक्ट है, तो चूंकि ऑलराइट अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और मल्टी कैप फंड को लेके जो आपका इन्फो चल रहा है और उस पर तमाम बारीकी आपने हमारे दर्शकों को समझाई और मार्गदर्शन दिया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।